हाँ तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको नेटवर्क। ये आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, नेटवर्क एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका नेटवर्क एनालिसिस है इसके बारे में जरा बात करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट थ्योरी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट थ्योरी बोलते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट एवर द एग्जामिनेशन, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, और आपको पता है कि ये जो वीडियो है मैं इस तरीके से डिज़ाइन किया हूँ कि व्हाट एवर द एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है कि आप गेट का एग्ज़ाम दो तो आपको ये पढ़ लो, बीपीएससी का एग्ज़ाम दोगे फिर आपको वीडियो चाहिए। मैं एक ऐसा वीडियो डिज़ाइन किया हूँ जिससे व्हाट एवर द एग्जामिनेशन, ईएसई हो, गेट हो, बीपीएससी का एई हो, व्हाट एवर द एग्जामिनेशन, आपके सारे एग्जाम में आपका ये काम करेगा ओवरऑल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट थ्योरी। अब सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द नेटवर्क एनालिसिस, व्हाट इज द नेटवर्क एनालिसिस, व्हाट इज द सर्किट थ्योरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नेटवर्क एनालिसिस किसे कहते हैं। तो जरा समझिएगा। ठीक है, मैं बोला आपका ये कोई सिस्टम है, ये कोई क्या है? आपका सिस्टम है। यहाँ पे हमने क्या दिया? इनपुट दिया, और यहाँ पे हमने क्या दिया? आउटपुट दिया। कोई भी आपका फैन है, एसी है, आपका फ्रिज है, तो किसी भी सिस्टम में जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो हमें इनपुट देना कंपलसरी है। बिना इनपुट दिए एसी चलेगा नहीं। तो आपको एसी का आउटपुट क्या है? जो उसका चिल्ड हवा, ठंडा हवा है, ये इसका आउटपुट है। फैन में हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इनपुट देते हैं, तो जो फैन चलता रोटेट करता है वही आपका क्या है? आउटपुट है। फ्रिज में आप इनपुट सप्लाई देते हो, और जो फ्रिज में सामान आपका ठंडा रखता है तो वही उसका क्या? आपका आउटपुट है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, प्रत्येक को हम लोग क्या बोले? एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। उस सिस्टम को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। तो हमने क्या दिया? इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद मेरा क्या आया? आउटपुट आया। तो हमें पढ़ना क्या है? नेटवर्क एनालिसिस। तो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो R, L, C से मिलके ही बना होता है। जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? R, L, C से ही मिलके बने होते हैं। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो आपका मोह माया होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं फैन का, तो फैन का जो कॉइल है वो आपका क्या है? इंडक्टर है। फैन का जो कंडेंसर है वो आपका कैपेसिटर है, और जो उसका वायरिंग किया हुआ है वो क्या? आपका रेसिस्टर है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कंपोज ऑफ द R, L, C, व्हाट एवर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, आप किसी चीज का भी नाम लोगे, आप बोलोगे सर डायोड, ट्रांजिस्टर जो बनता है, तो ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बना होता है? डायोड से। और डायोड तुम्हारा क्या होता है? बेसिकली रेसिस्टर। अब बोलोगे कि सर डायोड आपका बेसिकली रेसिस्टर कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है तो कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट का रेसिस्टेंस 0। और डायोड अगर आपका रिवर्स बायस होता है तो कैसा होता है? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का क्या होता है? रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। सो डायोड इज बेसिकली अ रेसिस्टर। तो मैं आपको यही बोलूं ओवरऑल कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो आपके रेसिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, जिससे मिलके मेरा क्या डिजाइन होता है? सिस्टम। अब हमें पढ़ना क्या है? नेटवर्क पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? नेटवर्क पढ़ना है। चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे मशीन हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बेसिक चीज यही होगा कि एक इनपुट होगा, एक सिस्टम होगा, एक आपका आउटपुट होगा। क्लियर इतनी बात? नेटवर्क एनालिसिस किसे कहते हैं? नेटवर्क एनालिसिस किसे कहते हैं? ठीक है, तो यदि हम किसी सिस्टम का एनालिसिस करें, यदि किसी सिस्टम का एनालिसिस करें ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नंबर वोल्टेज ड्रॉप,
सेकेंड नंबर करेंट फ्लो, थर्ड नंबर पावर लॉस, फोर्थ नंबर पावर स्टोर across R, L, C, then such type of analysis is called your network analysis. ठीक है, तो मैं अगर आपको इसका डिफिनीशन लिखना है, अगर आपको इसका डिफिनीशन लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ सिस्टम, एनालिसिस ऑफ सिस्टम। और मैं पहले ही बोल देता हूं कि जो आपका सिस्टम होगा वो हमेशा कौन सा सिस्टम होगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, मैकेनिकल तो होगा नहीं। एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, अब मैं आपको पहले ही बता दूं मेरा जो पढ़ाने का तरीका, मैं पहले चीजों को समझाऊंगा, डील करूंगा, उसके बाद मैं लिखवाने वाला काम करूंगा ताकि आप भी अपना प्रॉपर नोट्स बना लो। ऑन द बेसिस एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, करंट फ्लो, पावर लॉस एंड स्टोर across resistor, inductor and the capacitor is called नेटवर्क एनालिसिस। तो आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क एनालिसिस हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, अब जो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस जो होगा, जो मेरा एनालिसिस बेस्ड ऑन होगा केवीएल और कौन सा केसीएल। तो ये मेरा मैथमेटिकल टर्म होगा। अब सिंपल सी बात है, इनपुट जाएगा सिस्टम के पास जाएगा, सिस्टम क्या करेगा, इस इनपुट पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा। इनपुट सिस्टम के पास जाएगा, ये सिस्टम इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद आपका क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल एनालिसिस होगा वो किसके बेसिस पे होगा, केवीएल और आपका केसीएल के बेसिस पे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिएगा, तो ये था हमारा कौन सा आपका डिफिनीशन। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। अब जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका नेटवर्क, इधर क्या है आपका सर्किट। तो ऐसा सुनते हो ना, कहीं कहीं पे नेटवर्क बोलते हैं, कहीं कहीं पे सर्किट बोलते हैं, तो थोड़ा सा कुछ अंतर है क्या? तो वो जरा मैं डिफरेंस समझता हूं कि नेटवर्क कहते किसको है, सर्किट किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्किट है, ठीक है, जो आपका सर्किट है ये क्या है, आपका क्लोज पाथ कंसेप्ट इज कॉल्ड सर्किट। मतलब नहीं, देखते हो आपका जो फैन है वो फैन तभी चलेगा जब आपका क्या होगा, सर्किट क्या होगा, पाथ क्या होगा, कंप्लीट होगा। जो एसी है, ठीक है, तो एसी आपका तभी चलेगा जब एसी से लेके इनपुट तक का पाथ क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। तो जो पाथ कंप्लीट होना कहते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पाथ। तो जो सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज्ड पाथ होता है। नेटवर्क क्या है, इट मे बी ओपन और क्लोज। जैसे देखते हो ना, हमारे घर का वायरिंग होता है,
तो जब घर का रूम का वायरिंग होता है तो पता चलता है कि एक बल्ब हम लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए, लेकिन एक बल्ब का जो पॉइंट है वो क्या है, ओपन है। तो वो ओपन है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले बल्ब पे। तो नेटवर्क जो होता है वो मे बी ओपन होता है और मे बी आपका क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है, लेकिन सर्किट हमेशा कैसा होगा, आपका क्लोज होगा। ठीक है, अब समझना, मे बी ओपन और कौन सा, क्लोज्ड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं एवरी सर्किट इज नेटवर्क। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक सर्किट जो है वो नेटवर्क है, बिकॉज कि नेटवर्क मे बी ओपन और मे बी क्लोज। तो जो क्लोज है वो सर्किट है। जरा बताओगे, हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, एवरी नेटवर्क इज नॉट सर्किट। प्रत्येक नेटवर्क आपका सर्किट नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल, तो मैं बोलता हूं कनेक्शन ऑफ फैन। आपको फैन का कनेक्शन अगर करना है, ठीक है, अगर आपको फैन का कनेक्शन करना है तो मतलब क्या, सर्किट बनाना होगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो क्या होता है आपका, वायरिंग ऑफ होम सप्लाई। हमारे घर का जो वायरिंग है, हमारे घर का जो वायरिंग है, तो जो वायरिंग कराना क्या कहलाएगा, आपका नेटवर्क कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा इस चैप्टर में, इस पेपर में हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोगों को ये समझना है कि आपका सर्किट एनालिसिस करना है। मतलब ये कि जो नेटवर्क है वो कैसा है, आपका क्लोज है। मतलब ये नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग को क्लोज पाथ पे क्या करना है, फोकस करना है। तो इन दोनों का मिला के नेटवर्क में हमें फोकस करना है। इन द नेटवर्क एनालिसिस वी विल डू सर्किट एनालिसिस। In network analysis we will do circuit analysis. It means the path is complete. मतलब ये KVL कैसे लगाएंगे तो मेरा पाथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। समझ में आ रही होगी इतनी बात। तो आई होप सो कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको कंटेंट पे बात करता हूं। अभी तक हम लोग क्या समझे, नेटवर्क के बारे में समझे, नेटवर्क और सर्किट के बारे में समझे। अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना किस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो पढ़ना है वो क्या है, N/W लिखूंगा मतलब नेटवर्क। ओके, सेकंड है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, सेकंड है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, थर्ड है, लेसन थर्ड है हमारा डीसी थ्योरम्स। फोर्थ नंबर लेसन, फर्स्ट आपका बेसिक्स ऑफ नेटवर्क है, मेथड ऑफ एनालिसिस है, और आपका कौन सा, आपका डीसी थ्योरम। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो इसके बाद हम लोग यहीं पे स्टार्ट करेंगे कौन सा, डीसी ट्रांजिएंट। ठीक है, डीसी ट्रांजिएंट, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस के बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे एसी एनालिसिस के बाद क्या करेंगे हम लोग, पावर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद हम लोग जब पढ़ेंगे
म्यूचुअल कपल्ड सर्किट, क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअल कपल्ड सर्किट। फिर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एसी थ्योरम्स। फिर हम लोग यहां पढ़ेंगे कौन सा? एसी ट्रांजिएंट। और जो लास्ट वन है, दिस इज कॉल्ड योर टू पोर्ट नेटवर्क। In some examination, one or more chapter included, that is called your network synthesis, and the last one is the ग्राफ थ्योरी। ठीक है, चूंकि आप लोग को सारे एग्जाम देने हैं, गेट भी देने हैं, ईएस भी देने हैं, और आपके बीपीएससी एई जो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी दे रही है, तो ये एग्ज़ाम देना है। बीपीएससी एई का एग्ज़ाम अगर देना है तो आपको जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट देना होगा, उसमें ये पढ़ना है। और फिर आपको पेपर 5 और पेपर 6 पढ़ना है, तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ना है। पेपर 5 और पेपर 6 के लिए पढ़ना है डिटेल से, और जनरल इंजीनियरिंग के लिए इसका कुछ पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द गेट एंड द ईएस एज वेल एज बीपीएससी एई पेपर 5 एंड पेपर 6 इंक्लूडिंग जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक ग्राफ थ्योरी, लेसन ग्राफ थ्योरी आपका गेट में ग्राफ थ्योरी हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है आपके एज इट इज है। ठीक है, और आईएएस के एग्जाम में ये सारा कुछ आपको पढ़ना है आईएएस के एग्जाम में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, मेथड ऑफ एनालिसिस, डीसी थ्योरम्स, एसी एनालिसिस, पावर एनालिसिस। ठीक है, और म्यूचुअल कपल्ड सर्किट। तो जो स्टार मार्क किया हुआ है ये आपका सिलेबस है बीपीएससी एई का जनरल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपके पास 3 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, गेट है, ईएससी है, और आपका पेपर 5 और पेपर 6 इंक्लूडिंग जनरल इंजीनियरिंग बीपीएससी एई का है। उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, वो छोटा सा एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड द एसएससी जेई। एसएससी जेई में इतने कवर कर लोगे तो एसएससी जेई तो बहुत हंसते खेलते एग्जाम आप आराम से निकालोगे। तो ये था मेरा कंटेंट सारे इंडिया के सारे एग्जामिनेशन का ओवरऑल आपका कंटेंट है। समझ में आ रही है? हम लोग जो पढ़ाई करेंगे ना, वो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, वन टाइम पढ़ेंगे और सारे एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम बाय एग्जाम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी सुबह का नाश्ता बना है, फिर दोपहर का बनेगा, फिर रात का बनेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ाई करना है वो ओवरऑल वन टाइम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे और सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा क्या है, आपका कंटेंट क्लियर है। ठीक है, अब कंटेंट के बाद मेरा स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर, और उस फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड योर करंट फ्लो मैकेनिज्म। तो मैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा हमारे सारे चैप्टर के लिए। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपका वीक होगा तो डीसी थ्योरम नहीं बनेगा, आपका एसी में आपको दिक्कत होगा, ट्रांजिएंट में आपको दिक्कत होगा। तो ये जो चैप्टर है, और वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वही आपका सबसे बेसिक होता है। ठीक है, ये चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? करंट फ्लो मैकेनिज्म
थ्रू कंडक्टर बार। ठीक है, करंट फ्लो मैकेनिज्म थ्रू द कंडक्टर बार क्या है, अब जरा समझिएगा। मेरे पास क्या है, तो ये मेरा क्या है, आपका हेडिंग है करंट फ्लो मैकेनिज्म थ्रू द कंडक्टर बार। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कंडक्टर है, आयरन मान लो, एल्युमिनियम मान लो। उस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में क्या होते हैं, कई सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक कंडक्टर बार है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके फ्री हैं। फ्री का मतलब वो रैंडमली कहीं से भी कहीं आपका मूव कर सकते हैं। नाउ इनिशियली ये जो इलेक्ट्रॉन है इज एट रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए है बिकॉज की कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, और मेरे पास एग्जांपल खूब आएंगे, अच्छे अच्छे बेहतरीन एग्जांपल आएंगे आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ताकि तुरंत आप कंसेप्ट्स को इनहेल कर लो। ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके शरीर का ब्लड है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल सप्लाई है वो समझो कि हमारा आत्मा है। ठीक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन डेड मोड में है, डेड मोड में है इसका मतलब ये कि वो ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, ब्लड नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, डेड मोड में है। क्लियर बात। तो अभी ये डेड मोड में है बिकॉज की कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं है। अब जैसे ही हमारे शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, आदमी जिंदा हो जाता है। तो अब मैं क्या किया, एक्सटर्नल सप्लाई दिया। एक्सटर्नल सप्लाई आप दो तरीके से दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देके या फिर डायरेक्टली वोल्टेज देके। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास अपना एक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज डील कर रहा हूँ। तो जो प्लस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, H.P, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल। और जो माइनस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और ये एक कंडक्टर है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, आपका L है। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वोल्टेज, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, तो वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है V इक्वल टू E इंटू L, V वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू L। ठीक है, और वोल्टेज का तुम्हारा यूनिट क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आत्मा आया। आत्मा आने से क्या होगा, जो ब्लड है वो उस ब्लड का पंपिंग होना स्टार्ट होता है बाय द हार्ट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा, और वो फोर्स आपका कितना लगेगा, F इक्वल टू QE लगेगा। क्या लगेगा, F इक्वल टू QE लगेगा। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और आपका ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग ये तो पता कर चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये जरा समझते हैं। ठीक है, वो समझाने के लिए मैं जरा आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर क्या है, आपका B वेक्टर है, और यहाँ पे हमने क्या साइन दिया, माइनस साइन दिया। माइनस साइन तुम लोग जानते होगे, माइनस साइन देने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अब समझना, Q तुम्हारा क्या है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या साइन आ गया, माइनस। इसका मतलब ये कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा।
तो ये माइनस साइन ये बताएगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मतलब माइनस से कहाँ तक, आपका प्लस तक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखो ये सब बहुत बेसिक कंसेप्ट है और ये रिजल्ट में अभी मैं सब कुछ लिखाऊंगा भी, ठीक है, सब कुछ लिखाऊंगा। आपका नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। आप अगर ये सोचोगे कि आप छत पे जाके बैठे हुए हो और वीडियो देख रहे हो तो इट विल नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होना स्टार्ट होता है तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट। दैट टर्म इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट, आई ऑफ टी। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा क्या होता है, dq बाई dt। देखो फ्लो होना स्टार्ट हुआ ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है, वही तुम्हारा क्या है, करंट है। और उस करंट का तुम्हारा क्या होता है, यूनिट एम्पियर होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें चेक करना है कि करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा, आपका करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा। क्लियर बात। आप डायरेक्शन ऐसे भी चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ से, आप इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। तो दो तरीके से बताया मैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन एक वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे माइनस है, और एक आपका अट्रैक्शन के कंसेप्ट से। क्लियर है। अब बात आती है कि कौन सा करंट, फिर से लेसन, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज के कारण हम लोग ये बोलेंगे कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ का इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा किसका, आपका करंट का। तो ये प्लस से कौन सा आपका माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड योर आई ऑफ टी। मतलब ये आपका सेकेंड रिजल्ट आएगा। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और आई ऑफ टी इक्वल टू हाउ मच, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अभी मैं एक प्रॉपर में नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, मैं खुद लिखूंगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड जे। जे को हम लोग क्या बोलते हैं, जे को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। और ये आपका जे क्या होता है, ये टोटल करंट अगर बोलें कि टोटल करंट अगर आपका आई है और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, टोटल करंट पासिंग थ्रू per unit cross sectional area A, this is called your current density and its unit is ampere per meter square। तो यहाँ पे कोई भी आपका चार्ज का टर्म नहीं है, इसलिए जो करंट का डायरेक्शन होगा वो प्लस से कहाँ तक, आपका माइनस तक। तो आई होप सो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो ये चीज़ जो आया समझ में, ये चीज़ जो आपको समझ में आया, तो अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन लिखाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका कंक्लूजन, क्योंकि आपका नोट्स बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि बस ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, और कल होके, और कल तो आपके पास, कल के लिए आपके पास कुछ रहे ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे initially electron is at rest position। क्या आपका रेस्ट पोजीशन, ठीक है। if we apply external electric field
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, external electric field E, then electron feel इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा? F इक्वल टू क्यू ई, इतना आपका न्यूटन फील करेगा। और Q यहाँ पे तो मैं एक चार्ज माना हूं, तो इन जनरल जो आपका Q होता है वो कितना होता है? Ne होता है। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज का क्या होता है? यूनिट आपका कूलम्ब होता है। ये समझ में आया? अभी रेस्ट पोजीशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो फोर्स लगा इतना लगा, और यहां से टर्न। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, तो फोर्स लगा। अब जब मैं लिखता हूं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो सिंपली से एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए बस हर जगह हम नेगेटिव लिखेंगे डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल L डॉट P, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कौन सा आपका डिफाइन करते हैं क्या? करंट। करंट कौन सा आपका? I है। ठीक है, करंट क्या आपका? I है। तो करंट, लिसन, करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये कि I ऑफ t इक्वल टू हाउ मच? dq बाई dt। ठीक है, कहीं पे हो सकता है कि करंट अगर गिवन है, आपको पूछे कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, तो टोटल चार्ज अगर निकालना होगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और आपको टाइम इंटरवल गिवन होगा, और ये कौन सा आपका? dt। ठीक है, तो इसका यूनिट कूलम्ब है और इसका यूनिट क्या है आपका? एम्पियर है। क्लियर बात? ठीक है, अब फिर से वही बात, ठीक है ना, फिर से वही बात। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी opposite to the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो आपका जो करंट होगा वो इधर से इधर जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक ना? तो यहां से आगे आपका क्लियर है ना कि आपका जो करंट होगा वो करंट ऑलवेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब ये करंट हमेशा फ्लो करेगा कैसा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो करेगा। इसका क्या मतलब? इसको आप कैसे थोड़ा सा और समझ सकते हो?
तो इसको आप और कैसे समझ सकते हो, ऐसे देखिए, मान के चलो ये रेसिस्टर है, ठीक है, ये रेसिस्टर है और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्लस और ये माइनस है। अगर ये इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस है। ये कैपेसिटर है और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस है। मतलब ये कि किसी भी कंडक्टर बार से जो करंट फ्लो करेगा वो उस एलिमेंट में हाई से लो फ्लो करेगा, इस एलिमेंट में हाई से लो, इस एलिमेंट में हाई से लो, इस एलिमेंट में हाई से लो फ्लो करेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब समझिएगा, नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी को क्या डिफाइन करते हैं, जे। तो ये क्या होता है आपका टोटल करंट अपन टोटल एरिया। तो J इक्वल टू टोटल करंट अगर हम I मानते हैं और ये, तो ये कितना है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई चार्ज वाली बात नहीं है, इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि करंट डायरेक्शन का जो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के क्या होगा, आपका सेम होगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यस और नो। तो ये था आपका करंट फ्लो मैकेनिज्म। करंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसका, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, अपोजिट होता है। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन नंबर वन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, चार्ज पे फोर्स जीरो लगेगा। चार्ज पे फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब dq बाई dt कितना होगा, जीरो। रेट का फ्लो होगा ही नहीं। अगर ये नहीं होगा, इसका मतलब ये कि आपका करंट कितना होगा, जीरो होगा। और करंट अगर जीरो होगा तो करंट डेंसिटी कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, मतलब वोल्टेज इंक्रीज किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से आपका चार्ज पे फोर्स इंक्रीज होगा। चार्ज पे फोर्स इंक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये कि उसका करंट आपका इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने का मतलब ये कि उसका जे करंट डेंसिटी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा मुझे बता दो, यहां से लेके यहां तक में कौन तुम्हारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट, बिकॉज कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, इनडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो थर्ड क्वांटिटी, लिसन, थर्ड कंक्लूजन क्या है, ये तुम्हारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जे ये इस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। जे प्रोपोर्शनल है किसके, आपके ई के। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा, और जे इक्वल टू कौन सा आपका, सिग्मा। तो जे इक्वल टू जो सिग्मा आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जे इक्वल टू सिग्मा ई जो है, दिस इज द बेसिक ओम्स लॉ। जे इक्वल टू सिग्मा ई जो है वही तुम्हारा क्या है, बेसिक ओम्स लॉ। ये आप लोग भूल जाओ, v इक्वल टू आई आर इज द ओम्स लॉ। मैं बताऊंगा कि v इक्वल टू आई आर कहाँ पे यूज करते हैं, बट वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जे इक्वल टू सिग्मा इज द बेसिक ओम्स लॉ। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा बेसिक ओम्स लॉ, किसी भी एलिमेंट का जिक्र ना करे तो क्या बोलोगे, जे इक्वल टू सिग्मा ई बोलोगे, ठीक है। फोर्थ नंबर कंक्लूजन,
4th नंबर का कंक्लूजन, तुम देखो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट। कौन सा आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हो, इसका मतलब आप वोल्टेज दिए हो, ठीक है। तो जरा बताना, ये जो आपका कौन सा आपका करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कौन सा, वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या, करंट आपका डिपेंडेंट है, आपका वोल्टेज कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट आपका प्रोपोर्शनल होगा, करंट आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। यस और नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जब तक किसी भी एलिमेंट का जिक्र ना करे, जब तक किसी भी एलिमेंट का जिक्र ना करे, तब तक I प्रोपोर्शनल टू V होगा, V प्रोपोर्शनल टू I इज द रॉन्ग। जब तक एलिमेंट का जिक्र ना करे तब तक I प्रोपोर्शनल टू V होगा। जब बेसिक ओम्स लॉ V इक्वल टू IR इज नॉट बेसिक ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR जो है वो डिराइव्ड फॉर्म है, हम आगे के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। J इक्वल टू सिग्मा E जो है, दिस इज द बेसिक ओम्स लॉ। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज द करंट फ्लो मैकेनिज्म। करंट फ्लो मैकेनिज्म, करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हुआ और जब वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो आपका क्या क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या आपका कंक्लूजन आया, ये था आपका यहाँ तक कंक्लूजन। तो आई होप सो करंट फ्लो मैकेनिज्म में बेसिक कंसेप्ट सीखें, ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग टू बी कंटिन्यू रहेंगे। ओके।